नमस्ते मेरे दोस्त, मैंने मिस किया ये शब्द बोलना। नमस्ते मेरे दोस्त, मेरा नाम कोको है और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ मेरे डिप्रेशन के बारे में जो 1 महीने से ज़्यादा चल रहा था मेरी ज़िंदगी में। इसके कारण के बारे में, कारणों के बारे में और कैसे मैं इस डिप्रेशन से बाहर निकली। हाँ, शुरुआत में बोलूँगी कि मैं बहुत एकदम से गायब हो गई, खास करके इंस्टाग्राम से, क्योंकि जब भी मैं गायब हो जाती थी, मैं 2 दिन 3 दिन गायब हो जाती थी, लेकिन कभी नहीं था कि मैं इतने बड़े दौरान पर चली गई गायब। मेरी लास्ट रील जो थी ये मेरी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में थी। मैंने यहाँ से डार्क सर्कल्स हटवाया और कई लोगों ने इससे संबंधित किया कि मेरी सर्जरी की वजह से मैं नहीं पोस्ट करती हूँ क्योंकि सर्जरी गड़बड़ हुआ, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि नहीं, मेरे डार्क सर्कल गायब हुए तो मैं सर्जरी से संतुष्ट हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड उन लोगों के लिए जो मुझे कम जानते, जो मुझे शायद ज़्यादा देखते, उनको पता है कि मुझे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। वो डायग्नोज हुआ पिछले साल जुलाई में, जब मैंने खुद को मारा। मैंने पहले भी कई बार किया, बचपन से मैं करती थी, कभी कभी सेल्फ हार्म के एपिसोड्स थे मेरे ज़िंदगी में, लेकिन पिछले साल हो गया बहुत ज़्यादा और उस समय मैं थेरेपी ले रही थी। तब मैंने अपने थेरेपिस्ट से कंसल्ट किया और उसने मुझे बताया कि बीपीडी के सिम्टम्स है। फिर मैं साइकेट्रिस्ट के पास गई। सिर्फ साइकेट्रिस्ट, सिर्फ डॉक्टर बीपीडी को डायग्नोज कर सकते हैं, तो वो डायग्नोज हुआ। धीरे धीरे मैं अपने डायग्नोसिस को नज़रअंदाज करने लगी, भूलने लगी। ऐसे मैं सोचती थी कि ओके, मैं तो अभी ठीक हूँ तो क्या ही होगा। हाँ, मैं थोड़ा सा पागल हूँ, कभी कभी मेरी रिश्ते में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, मैं काफ़ी हरकतें करती हूँ जो बहुत ही पागल है, लेकिन वैसे मैं ठीक हूँ। कभी कभी मैं गोली लेती थी जो मुझे उस समय प्रिस्क्राइब किया जब मेरा बीपीडी सबसे पहले डायग्नोस्ट हुआ। लामोट्रिजीन उसका नाम है, शायद मैंने कभी इंस्टाग्राम पे मेंशन किया। लेकिन खास थेरेपी बीपीडी के लिए मैं नहीं लेती थी और ये मेरी सबसे पहले गलती थी। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में मैंने पहले भी बताया, इंस्टाग्राम पे भी बताया, एक रील उसके सिम्टम्स के लिए बनाया। लेकिन अगर बहुत छोटे शब्दों में बताओ, इंसान बहुत डरता है कि उसका पार्टनर उसको छोड़े, क्योंकि पार्टनर के बिना वो बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं जानते, मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पता, मेरा जिंदगी का लक्ष्य क्या है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसे एहसास कि मैं कुछ भी नहीं हूँ इस जिंदगी में, उसको इंग्लिश में शायद बोलते हैं आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस। हम दुनिया को देखते हैं सिर्फ व्हाइट एंड ब्लैक रंग में, मतलब या तो हम अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते, या तो अगर उसने कुछ किया जो हमको पसंद नहीं है हम बहुत नफरत करते, बीच वाला नहीं है। इंग्लिश में शायद बोलते हैं आइडियलाइजेशन एंड डिवेल्युएशन, कुछ ऐसे। सॉरी माय रशियन एक्सेंट, मेरा इंग्लिश का उच्चारण बहुत बुरा है। ये इंट्रोडक्शन मैं इसलिए बताती हूँ ताकि मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूँ कि किस हालत में मैं थी जब वो जो हुआ जनवरी के शुरुआत में, 1 जनवरी में। जो मेरा इंस्टा फॉलो करते हैं और यूट्यूब में एक वीडियो में मैंने ये भी बताया, मैं नहीं दोहराना चाहती हूँ यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन आपको पता, अगर हम मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं पता है आपको। वैसे जब रिश्ता हो जाता है हर इंसान दुखी हो जाते हैं, ये इंसान का स्वभाव है। लेकिन बीपीडी इंसान जो इतने डिपेंडेंट है अपने पार्टनर के लिए, जो इतना डरता है अकेलापन से, अगर उसका रिश्ता खत्म हो जाते हैं, खास करके आराम से नहीं हो जाते हैं, किसी साजिश की वजह से हो जाते हैं, किसी झूठ की वजह से हो जाते हैं, ये तो बिल्कुल मेरी दुनिया का बर्बाद। और तब मैं हो गई पागल। ये वो भी समय था जब मैं मतलब बहुत ही सीरियस वो किया, यूट्यूब में नहीं बताऊंगी क्या, लेकिन आप समझते हैं। और तब क्या करना चाहिए था? हाँ, मुझे पता है, अगर आप नॉर्मल इंसान हैं, मतलब बिल्कुल नॉर्मल, हालांकि हमारी दुनिया में नॉर्मल इंसान बिल्कुल नॉर्मल बहुत कम है, किसी न किसी को कोई तो समस्या है साइकोलॉजिकल। अगर उदाहरण के लिए कोई नॉर्मल इंसान होता, वो शायद हिम्मत रखता कि ओके ये हुआ, लेकिन मैं मजबूत हूँ, मैं सब कुछ हो जाएगा मेरी ज़िंदगी में फिर से ठीक, और ऐसे ऐसे चलो नया ज़िंदगी का चैप्टर खोलते हैं। मैं नहीं थी ये, मैं थी बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इंसान, जिसको चाहिए था लेना उस समय थेरेपी। लेकिन मैंने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया और ये रास्ता बहुत बुरा था। अपने दुख को भूलने के लिए मैं ऐसा लाइफस्टाइल करने लगी ताकि मैं बहुत कम समय अकेली हूँ, किसी किसी लोगों से खुद को सराउंडेड करूँ और कुछ ना कुछ करूँ भूलने के लिए। किया है आसान तरीका, ऑफ कोर्स दारू, ऑफ कोर्स आप समझते हैं, कई लोगों से मिलने जिससे मिलना भी नहीं चाहिए था। मेरे अच्छे दोस्त भी थे जिन्होंने मुझे बहुत समर्थन दिया, मेरी दीदी, चेतन भैया और मेरा खास मित्र। ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ
कि कई लोग मुझे मिले, जिम के मेरे लोग जो वहाँ पे थे, उन्होंने मुझे बहुत समर्थन दिया। लेकिन कई लोग किसी ने कुछ बुरा नहीं किया। मैं जिम्मेदारी किसी और पे नहीं डालती हूँ, जिम्मेदारी सिर्फ मेरी थी, क्योंकि मैंने चुना पार्टी करना, किसी से मिलना, बस कि मैं अकेली ना हूँ। वाइन पीना हर रोज। मुझे याद है कि एक दौरान था जिसके दौरान मैं हर रोज वाइन पीती थी, हर रोज। ये अच्छा तरीका नहीं है। हाँ, ऐसे हुआ कि 2-3 महीनों में मैं 100% भूल गई सब कुछ। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था। बस कल्पना करो, इमेजिन करो, आप बहुत खाली खाली एकदम से एक दिन में, एक पल में आपकी दुनिया जो आपके लिए थी वो बर्बाद हो गई, बहुत खाली खाली हो गया। और आप उस एम्प्टीनेस को भूलने के लिए, उस एम्प्टीनेस को भरने के लिए आप पार्टी करना शुरू करते, अननेसेसरी लोगों से मिलना शुरू करते, वो कर शुरू करते, बहुत कुछ शुरू करते। हाँ, दर्द वो चला जाता है, दर्द गायब हो जाते हैं, आप सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन जब आप फिर अपने आंखें खोलते, जब आप सब कुछ भूल गए, ओके भूल गए जो भी था, आप अपनी आंखें खोलते हैं और रियलिस्टिकली दुनिया को देखने लगते हैं और आप समझते हैं ये नशा, ये सब कुछ, मुझे नहीं पता कैसे मैं समझाऊँ ऐसे हिंदी भाषा में, शायद यह कुछ बर्न आउट की तरह है। एक और बार मैं दोहराती हूँ कि बीपीडी इंसानों का ये समस्या है, शायद सबसे प्रमुख, कि वो सारी अपनी ज़िंदगी इस तरीके से बनाते हैं कि उनका पार्टनर उनके ज़िंदगी के सेंटर में है। ये हमारा समस्या है। और ऐसे नहीं कि सेंटर इस मामले में कि हम बहुत ज्ञान करते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं, हाँ हम नफरत भी करते हैं, हाँ चाहे हम बहुत लड़ते हैं, हाँ हमको दर्द होता है, हम प्यार को साबित करने के लिए फिर से लड़ाई करते हैं, फिर से लड़ाई होती है, प्यार होते हैं। लेकिन ये लड़ाई प्यार वाला, हेट लव वाला रिश्ता अकेलापन से बेहतरीन है हमारे लिए। मतलब नॉर्मल लोगों के लिए ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे लिए ये था। तो जब मैं भूलने के लिए ये सब कुछ करने लगी, फिर मैं भूल गई और फिर मैंने अपनी आंखें खोला और बोला, मतलब नहीं बोला लेकिन सोचा कि और अभी क्या। मतलब पहले हाँ मेरा ये लक्ष्य था कि मैं परिवार वगैरह, हाँ बहुत सपने थे। लेकिन हम एक और सिम्टम के पास वापस आते हैं, आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस, कि हमको नहीं पता है हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम है क्या। अगर मैं बीवी नहीं हूँ तो मैं हूँ कौन, क्यों मैं इंडिया में रहती, क्या है मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य, फिर क्या है। और मैं ऐसे धीरे धीरे महसूस करने लगी कि हाँ वो तो मैं भूल गई, लेकिन अभी इतना खालीपन है, इतना खाली खाली, मरने ही का मन करता है। ये एकदम से नहीं हुआ कि मरने की विचार आ गए दिमाग में। मैं बताऊंगी आपको कैसे कैसे सब कुछ हो रहा था। तो मैंने आपको बताया कि 2-3 महीने मुझे लगे ताकि मैं मूव ऑन करूँ। हाँ, शायद 1.5 महीने लगे कि मैं बिल्कुल रोना बंद करूँ, और 1.5 महीने लगे कि मैं भूल जाऊँ बिल्कुल। कुल मिलाकर 3 महीने लगे, जनवरी, फरवरी, मार्च। फिर मार्च के एंड में मैं चली गई रशिया। ये कभी जाना वहाँ पे, कभी जाना वहाँ पे, ये डिप्रेशन से थोड़ा दूर रखता है कि जब आपको जाना पड़ता है तो आप लोगों से संपर्क भी करते हैं और वो डिप्रेशन को डिले कर सकते हैं, नहीं हटा सकते लेकिन डिले कर सकते हैं। और ये जो मेरे साथ हुआ, मेरे डिप्रेशन डिले हो गया क्योंकि मैं पहले रशिया गई, फिर मैं रशिया से वापस आई, लेकिन मेरी मॉम बाद में आई। अगर आपने देखा शायद मेरा व्लॉग और मेरे शॉर्ट्स रील्स मॉम के साथ कि वो इंडिया आई, उनको बहुत अच्छा लगा। तब भी मुझे मॉम के साथ बाहर जाना पड़ता था, घर से बाहर, इसलिए भी मैं बिल्कुल खुद को बंद नहीं कर पाती थी, बस क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ता था। फिर मॉम चली गई और सब कुछ शुरू हुआ। मैं अपने फिजिक के लिए, अपने शरीर के लिए बहुत ध्यान करती हूँ, इसलिए मैं जिम बहुत अक्सर जाती हूँ, मतलब हफ्ते में 5-6 बार तो जाती हूँ। लेकिन मैं बहुत कम कर जाने लगी। पहले जाने लगी 4 बार, फिर 3 बार, 3 बार, फिर कभी कभी 2 बार। जैसे मैं पहले जाती थी व्लॉग बनाती थी बाहर, मेरा मन ही नहीं था। पहले मैं जाती थी कहीं बाहर खाना खाने, स्टारबक्स में कॉफी पीना, मन ही नहीं था, मैं सब कुछ घर पे ऑर्डर करती थी। धीरे 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 मैं खुद को बंद करने लगी। और पिछले महीने मेरी सर्जरी के बाद, हाँ ये हुआ, मेरी सर्जरी हुई जून की शुरुआत में। ये भी क्योंकि बाहर जाना, लोगों से बात करना, ये भी ओके ठीक। सर्जरी का एक्साइटमेंट भी कि मैं उत्साहित हूँ सर्जरी के रिजल्ट के लिए। लेकिन बाद में सर्जरी का रिजल्ट ओके ठीक है, बाद में ये शुरू हुआ और मैं बिल्कुल 1 महीने से घर से नहीं आई। 3 दिनों के अलावा जब मैं गई गोलू देवता मंदिर, मैं भूल गई शहर का नाम, अल्मोड़ा, शायद आप लिखिए कमेंट में प्लीज़, उस तरफ, हल्द्वानी से आगे, वो बहुत प्रभावित मैं हुई, बहुत प्रभावशाली मंदिर, ऐसे ऐसे ऊपर जाना वहाँ पे।
मुझे बहुत अच्छा लगा, सुकून भी मिला। लेकिन उन 3 दिनों के अलावा इस महीने में मैं कहीं नहीं गई। मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया और मैं सोचती थी कि अभी क्या। पहले तो वैसे डिप्रेसिव मूड की, कुछ भी लक्ष्य नहीं है, जिंदगी का लक्ष्य मेरा क्या है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। दूसरे लोग कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अपनी जिंदगी का एंजॉय करते हैं, कोई अपने सपने का पीछे करते हैं, कोई अपनी परिवार बनाते हैं, कोई और मैं क्या, मैं जीरो हूँ। मेरी ही गलतियों की वजह से, मेरी ही लापरवाही की वजह से, अजीब पर्सनैलिटी की वजह से मैं जीरो हूँ। मेरी लक्ष्य कुछ नहीं है अभी। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश ये था, जब मैं उठती थी, मतलब सुबह उठती थी, मैंने इस विचार के साथ उठती थी, ओ नो, एक और दिन मैं क्यों उठी, अच्छा होता अगर मैं ना उठती। ये मुझे बहुत अच्छे से याद है कि कई दिन लगातार मैं इस विचार के साथ उठती थी कि ओ नो एक और दिन, ओ नो एक और दिन, ओ नो एक और बोरिंग दिन, एक और उबाऊ दिन इस जिंदगी, इस होपलेस जिंदगी में। मतलब मैं ऐसे था मेरा विचार। सबसे आखिरी संदेश क्या था जिसने मुझे बताया कि ठीक नहीं है सब कुछ, हुआ ये कि मैं एक बार सोचती थी, और ब्लिंकिट ऐप जहाँ पे मार्केट में मंगाती हूँ सामान, ब्लिंकिट में मैंने डाला सर्च में रस्सी अवेलेबल है या नहीं, और वो अवेलेबल था। और तब मैंने सोचा, क्रिस्टीना ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तब मैंने सोचा कि मेरी लापरवाही को बंद करना चाहिए, और जो मुझे पहले ही करना चाहिए था जनवरी में, मैं अभी सिर्फ करूँगी। और ये जो मैं समय बर्बाद किया, ये मेरी वजह से ही है, क्योंकि मैंने ये पहले नहीं किया। क्या मैंने बोला आपको पहले करना चाहिए था, थेरेपी लेना चाहिए था। थैंक्स गॉड उसी वक्त इत्तेफाक से मैं अपनी सहेली से, जो मेरी रशियन सहेली मेरी कॉलेज में, मैं डिस्कस करती थी कुछ इंस्टाग्राम डीएम में, फिर हमने अपना टेलीग्राम कॉन्टेक्ट शेयर किया, तो हम टेलीग्राम में बात करते थे। उसने भी मेंशन किया, जब मैंने पोस्ट किया वो बीपीडी अपने स्टोरीज में इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, किताब बीपीडी के बारे में, आई हेट यू डोंट लीव मी। उसने भी मुझे उस पर रिप्लाई किया कि हाँ मैंने भी पढ़ा, क्योंकि मुझे बीपीडी है। मैं फिर पूछने लगी कि कैसे तुमने उसको रिमिशन में डाला, मतलब अगर बीपीडी इंसान ऑलरेडी है तो उसको बीपीडी हमेशा होगी, उसको मरने तक। लेकिन हम कर सकते हैं उसको डालना रिमिशन में। रिमिशन मतलब कि क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं होते हैं। और मैंने पूछा कि तुमने कोई थेरेपी लिया उसके लिए? उसने बोला हाँ मैंने लिया डीबीटी थेरेपी। उसके बारे में तो मैंने किताब में ही पढ़ा कि बीपीडी इंसानों के लिए केवल एक थेरेपी काम करते हैं, उसको बोलते हैं डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, हम राशि में बोलते हैं dialecticische поведенческая थेरेपी। और उसने अपने थेरेपिस्ट के कॉन्टेक्ट दिया मुझे। मैंने थेरेपिस्ट से कॉन्टेक्ट किया, उसने मुझे शुरुआत में बोला कि तुमको साइकेट्रिस्ट के पास भी जाना है, क्योंकि जो तुम दवाई लेते हो लामोट्रिजीन, वो इस हालत के लिए ठीक नहीं है। लामोट्रिजीन ठीक नहीं है और काफ़ी भी नहीं है, तुमको चाहिए एंटी डिप्रेसेंट। उसने मुझे दिया साइकेट्रिस्ट के कॉन्टेक्ट, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला, सिर्फ साइकेट्रिस्ट दवाई को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, थेरेपिस्ट केवल थेरेपी सेशंस दे सकते हैं, लेकिन साइकेट्रिस्ट जो डॉक्टर है जिसका मेडिकल एजुकेशन है, वो सिर्फ दवाई को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और मैंने लिया साइकेट्रिस्ट के साथ फिर कंसल्टेशन। उसने फिर भी मुझे पूछा मेरी हालत के बारे में, मेरे बचपन के बारे में, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस, अनुभव के बारे में, और मुझे बताया कि मुझे लेना चाहिए था एंटी डिप्रेसेंट। ऑफ कोर्स मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी आपको मेरा एंटी डिप्रेसेंट का नाम, लेकिन मैं बस ये बताऊंगी कि ये एंटी डिप्रेसेंट इस ग्रुप से था, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिअप्टेक इनहिबिटर के ग्रुप से। हम रश में बोलते हैं सेलेक्टिवने इनहिबिटर обратного захвата सेरोटोनिन। मुझे चाहिए था सेरोटोनिन लेवल को ऊपर करना, मतलब ऊपर नहीं, नॉर्मल लेवल पर रखना सेरोटोनिन, क्योंकि वो बहुत डाउन था, इसलिए मुझे डिप्रेसिव थॉट्स आते थे। मैं लेने लगी। सबसे पहले 2 हफ्ते, शायद बोलूंगी 10 दिन, 2 हफ्ते फिर भी नहीं, 10 दिन मुश्किल है। जैसे मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे बताया कि हर एंटी डिप्रेसेंट का पहला पीरियड होता है जो आपका शरीर उसकी आदत डालते हैं, और ये हो सकते हैं थोड़े दिन के लिए, आपका डिप्रेशन और भी ज़्यादा हो जाए, बस ये टेम्पररी होगा, ये फिर से ठीक हो जाएगा। ये मेरे साथ भी हुआ, मैं लेने लगी, मेरे डिप्रेशन सच में पहले और भी बुरा हुआ, मतलब मैं बिल्कुल ही ज़िंदगी में आशा खो दिया। मैं काफ़ी स्केप्टिकल थी पहले एंटी डिप्रेसेंट के बारे में, लेकिन अब मैं हूँ उदाहरण कि एंटी डिप्रेसेंट ज़िंदगी को बदल सकते हैं, लेकिन थेरेपी के साथ साथ, क्योंकि अगर मैं सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट को लूँगी और थेरेपी नहीं करूँगी, क्योंकि तो मैं नहीं समझूंगी कैसे मुझे फिर से ऐसी सिचुएशन होगी मेरी ज़िंदगी में जैसे जनवरी हुई, मैं नहीं समझूंगी कैसे उसको हैंडल करना। इसलिए मुझे चाहिए वो थेरेपी, क्योंकि वो जानकारी देते हैं, बिहेवियर पैटर्न्स देते हैं जो हमको क्रिटिकल सिचुएशन में करना है। एंटी डिप्रेसेंट का असर बहुत ही
लाजवाब था क्योंकि लाजवाब है। आप मुझे देखते मैं मुस्कुराती हूँ, अभी मैं मुस्कुराती हूँ, लेने लगी और मैं ध्यान देने लगी कि मैं किसी भी वजह के बिना मुस्कुराती हूँ। सच में मैं बोल सकती हूँ अभी एंटी डिप्रेसेंट ने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला। ये लाजवाब चीज़ है। लेकिन एक और बार दोहराती हूँ, प्रिस्क्रिप्शन के साथ मैं खुश होने लगी किसी वजह के बिना। मेरा ये विचार गायब हो गया बिल्कुल कि जब मैं उठती हूँ क्यों मैं उठी, क्यों ये दिन नहीं, मैं अभी उठती हूँ कि ओ एक और दिन, ओके अच्छा। मेरे मूड स्विंग्स अभी बिल्कुल नहीं होते कभी भी ऐसे मूड स्विंग्स जैसे पहले मेरे हर रोज थे मूड स्विंग्स बीपीडी का। और एक और बड़ा सिम्टम है कि हमेशा दिन में कई बार, अभी मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरा मूड ऐसे हो गया। जब से मैं लेने लगी मैं एक बार भी नहीं याद कर सकती हूँ कि मुझे बहुत गुस्सा आया या मुझे बहुत दुख हुआ या मैं कभी रोई। हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। सबसे शायद बड़ा साइड इफ़ेक्ट कि मुझे रात को नींद लेट आती है, मेरा स्लीपिंग साइकिल बिगड़ गया और मुझे अजीब अजीब सपने आने लगे कि कुछ खतरनाक हो रहा है और मेरे बचपन से संबंधित है, मेरे टीनेज पीरियड से संबंधित है कि कुछ मेरे टीनेज और स्कूल में। एक बार मैंने सपने में चिल्लाया, मैंने बहुत चिल्लाया और फिर से सो गई, मतलब अजीब। फिर एक और साइड इफ़ेक्ट कि मैं चीज़ें भूल जाती हूँ, कि मैं ज़्यादा आसानी से भूलने लगी कि इवन जो मैं पहले बोलती थी मैं भूल गई। मैं मामू से बात करती हूँ, फिर एक पल के लिए वो व्यस्त हो गई किसी कार्य में, फिर वो वापस आती है फ़ोन में, ओ क्या हम बोल रहे थे, मुझे नहीं है याद मुझे नहीं याद क्या हम बोल रहे थे 2 मिनट पहले। कभी कभी ऐसा होता है। और तीसरा साइड इफ़ेक्ट शायद थोड़ा कम भूख लगती है बस। ये ऐसे नहीं कि बिल्कुल कम, फिर भी लेकिन थोड़ा कम। कल था पहला दिन जब मैं अपने नाखून कराना आई, क्योंकि मैं सिर्फ इस इरादे के साथ गई, शायद मैं ना जाती अगर मेरा नाखून ठीक होता। लेकिन मेरा पैर का नाखून और हाथ का नाखून वो ऑलरेडी बहुत टूट गया और मुझे कराना था, इसलिए मैं बाहर गई। और जब मैं गई मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि मैं बहुत ऐसे गई, थोड़ा सा घबरा ऐसे कैसे बोलते, किचकिचा नॉट कांपना ऐसे कांपता था। आखिरकार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ना मानसिक समस्याएं नज़रअंदाज मत करो। बहुत लोग होते हैं जो डिप्रेशन में रहते हैं। आप भी कमेंट में लिखिए कैसे आपने, अगर आप थेरेपी के अलावा किसी और तरीके से आपने डिप्रेशन को संभाला तो कैसे आपने संभाला, आप प्लीज़ बताइए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। मेरे केस के लिए मैंने निश्चय किया कि थेरेपी के अलावा मुझे कुछ मदद नहीं करेगा और अभी तक थेरेपी मुझे मदद कर रहा है और मैं नहीं छोड़ूंगी। डीबीटी थेरेपी, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, जो मैंने बोला बॉर्डरलाइन लोगों के लिए है, वो 1 साल का है। ये पहला सर्कल आधा साल 6 महीने और फिर उसका दोहराना एक और बार एक और आधा साल, तो 1 साल पूरा वो हो जाएगा और तब मैं ठीक होंगी। एंटी डिप्रेसेंट कब तक लेने हैं मुझे नहीं पता। उस सहेली ने मुझे बोला कि उसने लिया 1.5 साल, शायद मेरे केस में ऐसे ही होगा 1.5 साल, या इवन अगर सारी ज़िंदगी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ले सकती हूँ सारी ज़िंदगी। अगर मैं ठीक फील करूँगी, ठीक महसूस करूँगी तो कोई बात नहीं। भविष्य के लिए योजना, कई लोग मुझे लिखते हैं कि कोको मॉम के पास आना चाहिए, घर जाना चाहिए। आप शायद पूछना चाहते हैं अभी क्यों मैं इंडिया में हूँ। हाँ, शायद सिर्फ एक वजह है क्यों मैं इंडिया में हूँ, मेरा कश्मीर। अगर वो नहीं होता मैं शायद नहीं होती। हालांकि मेरे ऑडियंस भी यहाँ पे हैं और मेरे ऑडियंस रशियन व्लॉग्स भी देखना पसंद करते हैं, लेकिन जब मैं इंडिया में हूँ मैं थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्टेड, संबंधित महसूस करती हूँ कि आप लोग जो मेरे वीडियो देखते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं होते मैं कोई भी नहीं होती, मैं ज़ीरो होती। मुझे हमेशा पहले विदिक बोलता था कि इंडिया ने तुमको प्यार दिया, इंडिया ही ने तुमको प्यार दिया, रशिया ने नहीं दिया। That's why you have to live in India। थोड़े समय के लिए मैं रशिया फिर भी जाऊंगी, शायद अगले महीने मैं आपको सब कुछ बताया करूंगी और फिर फ्रेश दिमाग के साथ, ताज़े दिमाग के साथ मैं सोचूंगी कि मुझे वापस आना है या मैं वहाँ पे होंगी। धन्यवाद आप मेरे साथ हैं, धन्यवाद आप सब कुछ के बावजूद मुझे एक्सेप्ट करते हैं, मुझे देखते हैं। शायद कई लोग नहीं करते एक्सेप्ट, लेकिन फिर भी देखते, मुझे फिर भी अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला आपके बिना मैं ज़ीरो हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। अपने अनुभव की शेयर करो कमेंट में प्लीज़। अगर आप भी कभी डिप्रेशन से बाहर निकले या आप अभी भी डिप्रेशन में हैं, किस चीज़ ने आपको मदद की। और धन्यवाद देखने के लिए। हम अगले व्लॉगों में ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय मेरे दोस्त. Jag lublю вас очень сильно. Я вас люблю.